नमस्कार, स्वागत है आपका। यह आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो नंबर 1 है। इससे पहले प्राचीन भारत, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिंदी तमाम विषयों के वीडियो बाकायदा प्लेलिस्ट बनाकर इस YouTube चैनल पर अपलोड किए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जा कर के वहाँ देखिए। इसे आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा यह भी। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन से जो भी प्रश्न हैं उन्हें हम पहले देख रहे हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई, और दूसरा कह रहा है कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की गई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की थी उसकी स्थापना 1664 में हुई थी, लेकिन प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित नहीं की गई थी। यहाँ बताया जा रहा है कि लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में खोली गई। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश जारी किए थे। सेम चीज़ें व्याख्या में बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार प्रदान किए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया था। PCSJ 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। यहाँ व्याख्या में कहा जा रहा है कि इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 में जो होती है, इस संधि द्वारा मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो आपको पता होगा कि जो वास्को डी गामा था वह भारत में पहली बार आया, लेकिन जो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था अल्मीड़ा। ठीक है, आपने अल्बुकर्क का नाम भी सुना होगा। यह पुर्तगाल की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ व्याख्या में हम देख लेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली यूरोपीय कंपनियों में प्रथम पुर्तगाली थे। सन 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगीज था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा था, जिसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। 1505 से 1509 ईस्वी यह जब गवर्नर रहा। पेड्रो कैब्राल 1500 में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। अल्बुकर्क को 1509 में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सतीश चंद्रा ने जागीर संकट बताया है कि मुग़ल साम्राज्य जागीर संकट की वजह से पतन हुआ मुग़ल साम्राज्य का। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए
जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में मिलती हैं जिसमें व्यापार, उद्योग तथा वैज्ञानिक विकास की गतिहीनता थी। बढ़ते हुए वित्तीय संकट में जिसने जागीरदार संकट का रूप धारण कर लिया और जिसका राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट था, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी। जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादामी अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे जिन्हें जागीर कहा जाता था। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अकबर सेकंड ने दूत के रूप में लंदन भेजा था राजा राम मोहन राय को। दो बार यह प्रश्न प्रीवियस में पूछा गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा। यह शाह आलम सेकंड का पुत्र एवं अंग्रेजों का पेंशनर था। राजा राम मोहन राय ने 1803 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने गए थे। 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में ही इनका देहांत हो गया। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? जैसे ही नहीं आएगा तो करेंगे हम घेराबंदी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इब्राहिम चौक और असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो यह ऑप्शन नंबर डी ही सही है क्योंकि यही गलत है। ठीक है, और गलत ही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इस हिसाब से डी जो है यह सही नहीं है। व्याख्या में देख लीजिए, बहादुर शाह जफर को 1 लाख रुपए पेंशन और 1200 रुपये प्रति माह पारिवारिक व्यय के अतिरिक्त संपत्ति के किराए के रूप में 15 लाख रुपया प्रति माह कंपनी से प्राप्त होता था। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि जहांदार शाह के दूसरे पुत्र अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। इसे वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। उसका शासनकाल 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक था। उसका सारा जीवन जेल में बीता था, अतः उसे ना तो युद्ध का अनुभव था ना व्यवस्था का। वह इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। अपने 5 वर्ष के अल्प शासनकाल में वह अपने वजीर इमाद उल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा। प्रश्न कह रहा है कि जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा किसके मरणोपरांत बैठा था? तो बहादुर शाह जफर के। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि बहादुर शाह प्रथम, जिसका नाम शाह आलम भी था, की मृत्यु के बाद 1712 ईस्वी उसके 4 पुत्रों मोइजुद्दीन, जहांदार शाह, अजीम उस शान और रफीज उस शान तथा जहान शाह के बीच उत्तराधिकार हेतु युद्ध हुआ, किंतु जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह विजयी हुआ
और राज सिंहासन पर बैठा। राज्यरोहण के समय उसकी अवस्था 51 वर्ष थी। सम्राट बनने के बाद उसने जुल्फिकार खान को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो जहांदार शाह का शासन सबसे कम था। ऑप्शन नंबर बी सही है। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। तत्पश्चात जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी और मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासक रहे। जहांदार शाह को अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को पराजित कर मार डाला। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने शमसुद्दीन अली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। अब यहाँ दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियों का आगमन। प्रश्न कह रहा है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे और इन्होंने ही सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक विदेशी शक्तियाँ व्यापार के बहाने प्रवेश किए। इनमें क्रमशः निम्न यूरोपीय देश सम्मिलित थे: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। अच्छा, आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। भारत के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। जुलाई 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की तथा केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप जो है यह साउथ अफ्रीका में है, केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के समुद्र तटीय नगर कालीकट में 20 मई 1498 को समाप्त की। यानी यह कालीकट में आया था भारत के। प्रश्न कह रहा है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। बहुत आसान है, जमोरिन था वह जिसने स्वागत किया था। व्याख्या में बताया जा रहा है कि 1498 ईस्वी को प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट तट पर पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, किंतु वहां बसे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। प्रश्न कर रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अल्बुकर्क था पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। पुर्तगालियों की आबादी को आगे बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। भारत में पुर्तगालियों ने अपने प्रथम दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचीन में, जबकि दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया। तो पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरे दुर्ग के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया?
तो अभी हमने देखा कि कोचीन में पहला और कन्नौज में दूसरा। तो कोचीन में पहला किला बनवाया था। कई बार पूछा गया प्रश्न है यह। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था। यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो इनमें से जो पीटर मुंडी है यह पुर्तगाल का नहीं था, बाकी तीनों पुर्तगाल से हैं। डुआर्ट बाराबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज यह पुर्तगाली थे। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, और बाकी सारे पुर्तगाली यात्री थे। प्रश्न कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था। तो हुगली जो है यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। व्याख्या में बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री, 1505 ईस्वी में कन्नौज में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन प्रश्नानुसार पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। साथ ही मद्रास के निकट सोंथमे एक जगह है सेंथोमे में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चिंसुरा जो कारखाना था वह डचों ने स्थापित किया था। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली 1627 में स्थापित की, लेकिन शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की 1653 ईस्वी में। बंगाल के चिंसुरा में सब अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया। यह नाम याद रखिएगा, गुस्तावुस। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, सोरा, रेशम एवं अफीम का निर्यात करते थे। डचों ने भारत के पूर्वी तटों और गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर भी अपनी कुछ व्यापारी कंपनियां स्थापित की। इन्होंने सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम में व्यापार केंद्र खोला। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। यहाँ बताया जा रहा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों द्वारा सूरत में सर्वप्रथम कारखाना अंग्रेजों द्वारा 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। व्याख्या में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 1599 ईस्वी में स्थापित कंपनी, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक अज्ञात पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। प्रश्न कह रहा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में है फोर्ट सेंट जॉर्ज। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। ठीक है, और तमिलनाडु में है यह। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। अभी इससे पहले ऊपर भी यह प्रश्न आया था। तो शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। यहाँ व्याख्या में हम देख लेते हैं
बताया जा रहा है कि मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को गवर्नर क्लाइव ने मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड से इलाहाबाद की पहली संधि की। इस संधि के अनुसार मुग़ल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तथा बदले में कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, बिल्कुल भारत में तब राष्ट्रीय भावनाओं की कमी थी। छोटे छोटे रजवाड़े थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। दूसरा कह रहा है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो यह भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो यह भी सही है। यहाँ फिर से वही बात व्याख्या में कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। तो व्यापार लक्ष्य था आरंभ में, कोई भूभाग यहाँ पर स्थापित करना या किसी साम्राज्य की स्थापना करना ऐसा लक्ष्य नहीं था। शुरुआत में व्यापार करना ही लक्ष्य था। यहाँ वर्ष 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र को चार्टर कहते थे। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार, ट्रेड बट नॉट लैंड। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कुछ शर्तों के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। जैसे ही नहीं आएगा हमें बहुत ध्यान केंद्रित करना है इस पे। तो इलाहाबाद और ग्वालियर यह दोनों नहीं थे। बाकी नागपुर से नासिक, बनारस से अहमदाबाद और लखनऊ से पूना यह औद्योगिक केंद्र था। इलाहाबाद, ग्वालियर औद्योगिक केंद्र नहीं, राजनीतिक केंद्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पूना, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता था। प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी थी। तो राजकुमार सूजा ने दी थी। बंगाल के सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई, जब ग्रेबियन बंटन ने, जो कि बंगाल के सूबेदार शाह सूजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी गई। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने की छूट दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अंग्रेजों को। अंग्रेज व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशियर से एक शाही फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वे 3000 रुपये वार्षिक देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए हुए बंगाल में व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी कंपनी को 38 गांव खरीदने की अनुमति भी मिली। साथ ही इस फरमान द्वारा वे शाही मुद्रणालय का प्रयोग भी कर सकते थे। अंग्रेजों ने इससे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे।
ऐसा क्यों रहा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अंग्रेज फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली ना हो सके, इसका प्रमुख कारण वहाँ अंग्रेज की फौज का शक्तिशाली होना था। व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज उनसे अधिक प्रभावशाली थे। फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का कारण बना। प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। यहाँ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स कहा जाता था, की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलवर्ट द्वारा किया गया। यह कंपनी 1668 ईस्वी में भारत व्यापार के लिए आई थी। प्रश्न कह रहा है कि एक्स ला सॉपिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों सही है। यह यूरोप में एक्स ला सॉपिल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश विजयी हुए और फ्रेंच हार गए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। अब कथन और कारण के प्रश्न दिए गए हैं। अभिकथन कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, और कारण बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए और आर दोनों सही है, और सही व्याख्या भी आर जो है एक ही कर रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु था, परंतु फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। लंदन में नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था उस समय बादशाह। यह बात हो रही है 1599 की। यहाँ बताया जा रहा है कि 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। ट्रेडिंग है यह। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का काल होता है भारत में। प्रश्न कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो वही मैंने अभी बताया था आपको ना कि आपसे क्रम पूछ लेगा। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर पुर्तगाली के बाद आते हैं डच। ठीक है, डच याद रखिएगा, डेनिश नहीं कहिएगा, डेनिश चौथे नंबर पे आते हैं। इंग्लैंड वाले आते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक है, और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। इससे पहले आते हैं डेनिश, यह भी याद रखिएगा। तो पुर्तगाली, डच, फिर डेनिश, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में। यहाँ बताया गया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन को ही डेनिश कहा जाता है, और फ्रांसीसी।
प्रश्न कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? ऑप्शन है व्यापारिक स्थल की, जहां कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे। ऑप्शन बी कह रहा है कि वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की। ऑप्शन सी कह रहा है कि यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। तो यही सही है कि यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की रक्षा के लिए दुर्ग की स्थापना होती है। व्याख्या में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। फैक्ट्री में 3 तरह के लोग शामिल थे, लिपिक, करिंदे और सौदागर। फैक्ट्री वास्तव में यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम हुआ करती थी। प्रश्न कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बंगाल और असम में। व्याख्या कह रहा है कि वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिल गई। अंग्रेज उपनिवेशवादियों तथा उनकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों के धर्म संस्कृति पर तेजी से प्रहार किया। वे मुख्यतः बंगाल एवं असम में अधिक सक्रिय थे। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रणालय स्थापित किया। प्रारंभ में ये केवल बाइबल धर्म ग्रंथ की प्रतियां छापते थे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था? तो आगरा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। असद उल्लाह खां गालिब, जिन्हें मिर्जा गालिब कहा जाता था, 1797 से 1869 का मूल निवास आगरा में था। ये 19वीं शताब्दी में बहादुर शाह जफर के राज दरबार में प्रमुख उर्दू शायर थे, जिन्होंने फारसी में अपनी अधिकांश गद्य तथा पद्य रचनाएं लिखी हैं। दीवान गालिब इनकी प्रसिद्ध कीर्ति है, कृति बोलते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 में होता है असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। अब यहाँ मिलान वाले प्रश्न हैं। तो कह रहा है कि जो पांडिचेरी है यह डेनिश के कब्जे में था। नहीं, पांडिचेरी पर फ्रेंच का कब्जा था। ठीक है, यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मिलान कर लेते हैं। पांडिचेरी का कब्जा फ्रेंच और गोवा पर जो कब्जा था यह पुर्तगालियों का था। यह तो आपको पता ही होगा, आज़ादी के बाद यह छोड़कर जाते हैं 1961 में। और ट्रान के बार पर डेनिश का कब्जा और मद्रास पर डच का कब्जा था। इस हिसाब से आप मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। यहाँ एक बार व्याख्या भी हम देख ही लेंगे, जिससे आपको ज़्यादा आसानी मिले। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पे पुर्तगीज, ट्रान के बार में डेनिश और मद्रास डच। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। देखिए, हम इसमें चैप्टर को क्रम वाइज नहीं लेके चलेंगे। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है उन्हें हम पहले कवर करेंगे, और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट RO स्पेशल वीडियोज करके बना देते हैं। तो उनमें से उन सारे महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर कर देंगे जो ज़्यादा संभावना है RO में पूछे जाने की। बाकी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके पास होंगे ही,
आप उन्हें लगातार दोहराते रहिए। करंट अफेयर पर पकड़ मजबूत कीजिए, हिंदी में अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप बार बार प्रीवियस ईयर को रिवाइज कीजिए। और जो भी आप प्रश्न, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, तो उनसे भी अपने तथ्यों को मजबूत कीजिए। चलिए, आशा करते हैं यह वीडियो आपके काम आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।